चलो देखो आज बात करते हैं किसके बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं ना कि क्या होता है स्पेक्ट्रम। तो पहले समझो क्या होता है स्पेक्ट्रम, फिर अपन लिखेंगे, है ना। देखो जब भी कभी भी आपके पास, एक एग्जांपल के थ्रू ले रहे हैं, जब भी अपने पास कोई प्रिज्म है, ये क्या है, एक प्रिज्म है ना। जब भी आप कभी भी प्रिज्म से लाइट को पास करते हो बच्चों, तो लाइट क्या होती है, स्प्लिट करती है डिफरेंट कलर्स में, है ना। लाइट क्या करती है, डिफरेंट कलर में स्प्लिट करती है। और लाइट के स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे एक स्क्रीन रखी हुई है, स्क्रीन पर जो इंप्रेशंस पड़ते हैं ना, यानी स्क्रीन पर ये जो इंप्रेशंस पड़ रहे हैं, देखो इन इंप्रेशंस, देखो ये इंप्रेशंस है ना, इन इंप्रेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इंप्रेशंस है, ये जो इंप्रेशंस है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझ आया। यानी सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब भी कोई भी लाइट स्प्लिट होती है और वो स्क्रीन पर आके पड़ती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ शो करेगी, है ना। और वो स्प्लिट हो गई तो एक इंप्रेशन शो करेगी, है ना। देखा है इंद्रधनुष, तो वो क्या है, इंद्रधनुष इज अ स्पेक्ट्रम। वहां हो क्या रहा है, सनलाइट पास हो रही है वाटर ड्रॉपलेट से, और वाटर ड्रॉपलेट से पास होने की वजह से सनलाइट के एक स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है। तो इंद्रधनुष भी क्या है, एक स्पेक्ट्रम है। बोलो पता चला। यानी स्पेक्ट्रम को हम डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम इज द इंप्रेशन, है ना, ठीक है, जो अपीयर हो रहा है जब लाइट क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, ठीक है, इन डिफरेंट कलर्स। तो चलो लिख लेते हैं, हम लिख रहे हैं स्पेक्ट्रम इज द इंप्रेशन प्रोड्यूस्ड, स्पेक्ट्रम is the impression produced on a screen, on a screen, on a screen when radiation या आप लाइट बोल सकते हो, when radiation या फिर आप लाइट बोल सकते हो, of particular wavelength, of particular wavelength are analyzed through prism, ठीक है, एनालाइज थ्रू प्रिज्म। बोलो पता चला, पता चल रहा है। तो ये क्या है बेटा, ये हमारा स्पेक्ट्रम। एक बार इसको नोट करो, फिर हम स्पेक्ट्रम के टाइप्स पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रम के टाइप्स क्या क्या होंगे, है ना। करो जरा नोट। चलो देखो अब पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम को, प्रॉपरली पढ़ते हैं। अभी हमने बस समझा है कि स्पेक्ट्रम होता क्या है ना, अब स्पेक्ट्रम को बहुत प्रॉपर पढ़ते हैं। देखो स्पेक्ट्रम को बहुत प्रॉपरली पढ़ रहे हैं। जब भी मैं स्पेक्ट्रम की बात करूंगा तो बच्चों मेरे पास स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हम दो तरह के स्पेक्ट्रम्स को पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। सबसे पहली बात, ये दोनों स्पेक्ट्रम जो होते हैं ये फोटो नेगेटिव ऑफ ईच अदर होते हैं। क्या होते हैं, फोटो नेगेटिव ऑफ ईच अदर। फोटो नेगेटिव ऑफ ईच अदर का मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब सुनो, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं ना, ये हमेशा कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा डिसकंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम जो होते हैं ना, एमिशन स्पेक्ट्रम बेटा दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम,
द सेकंड वन इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. सेकंड वन इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. तो ये दो तरह के होते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम बेटा. एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होते हैं. अब क्या होते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, है ना. तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो होते हैं जिनमें आप कलर को जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते. कोई एग्जांपल बताओगे. जैसे हम लिखे टू कलर्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, ऐसे लिख देते हैं टू कलर्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड. दो कलर्स को आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो. जैसे इंद्रधनुष, एग्जाम्पल रेनबो, इंद्रधनुष. जब इंद्रधनुष आप देखते हो तो वहां पे वो कलर जो होते हैं आपस में क्या हो रहे होते हैं, मर्ज हो रहे होते हैं. क्या कलर के बीच में कोई शार्प लाइन होती है, नहीं होती है ना. तो टू कलर्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड. लेकिन जब आप डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करोगे ना, तो दो कलर जो है कैन बी डिफरेंशिएटेड. यहां पर दोनों कलर को आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो. बोलो पता पड़ रहा है. अब देखो एक चीज और समझो, जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है वो फर्दर दो टाइप का होता है. एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, और एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम. एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम. कैसा होता है लाइन स्पेक्ट्रम, में बना के बताऊं. देखो आपकी ये स्क्रीन है, आपकी ये क्या है, स्क्रीन. यहां पे भी हम आपकी बना रहे हैं स्क्रीन. अब लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, बहुत पतली पतली सी एटम शो करते हैं, इनको ही बताऊंगा. बहुत पतली पतली सी आपकी लाइंस शो हो रही होंगी, है ना. देखो बहुत पतली पतली सी लाइन शो हो रही है ना. लेकिन बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, यहां लाइन शो नहीं होती, यहां पूरा का पूरा एक बैंड यानी मोटी लाइन शो होती है. दिख रही है, देखो मोटी लाइन दिख रही है. तो ये जो बन रहा है ना, इनको बोलते हैं बैंड्स, इनको बोलते हैं बैंड्स, इनको बोलते हैं बैंड्स. एक बात जो याद रखने की है, वो याद रखने की क्या है, हर एक एटम या मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है. कभी भी दो एटम या दो मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कभी भी सेम नहीं होता है ना. तो देखो ये बैंड्स दिख रहे हैं और ये आपको लाइन दिख रही है. लाइन स्पेक्ट्रम कौन शो करता है, शोन बाय एटम्स. जैसे एग्जांपल मैंने बोला हाइड्रोजन एटम. लेकिन ये कौन शो करता है, शोन बाय मॉलिक्यूल्स. जैसे मैंने एग्जांपल लिया H2 मॉलिक्यूल. ठीक है, पता चला. तो ये है आपका स्पेक्ट्रम की बेसिक चीजें. अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, यहां जगह इसलिए मैं यहां बना रहा हूं, अगर आपके पास जगह हो तो आप बना लेना, अदरवाइज अलग से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डाल करके और हेडिंग डालना, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कैसे है, ये भी तो बताने हैं. फिर उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. देखो यहां मेरे पास जगह है तो मैं तो टाइम बचा रहा हूं, इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर एक लाइट सोर्स लिया. मानो ये मेरा सन है या जो भी है, ये मेरा लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है. अब लाइट सोर्स से लाइट आ रही होगी, मैंने क्या किया, बीच में एक मटेरियल रखा, एक लिक्विड रखी. अब उस लिक्विड में से भी लाइट गई. अब मैंने यहां पे रखा है स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम में से भी लाइट क्या हो रही है, पास हो रही है. देखो दिख रही है, पास हो रही है. यहां पे रखी हुई है एक स्क्रीन, और स्क्रीन पे क्या हो रहा है, इनके इंप्रेशन पड़ रहे, दिख रहा है.
अब देखो होगा क्या, इस चीज को समझो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को मैं क्यों यूज करता हूं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को यूज करता हूं मैं किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को जानने के लिए, है ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है यूज्ड टू स्टडी द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल, है ना। यहां पे लाइट आ रही है इसलिए आंटी है। तो यूज टू स्टडी द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, बोलो पता चला कैसे? मेरा ये लिक्विड है, मुझे नहीं पता कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। मानो कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है रेड कलर की वेवलेंथ को, ब्लू कलर की लाइट को, दो तरह की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब यहां पर जो स्पेक्ट्रम में लाइन बन रही होंगी, थोड़ा सा इसको ऊपर बनाए थे ताकि और सीधा बन जाए थोड़ा सा, यहां पे जो लाइंस बन रही हैं, इंप्रेशन बन रहे हैं, तो यहां पर रेड और ब्लू कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर शो हो रहे होंगे, बाकी सारे कलर शो हो रहे होंगे। वी शो हो रहा होगा वायलेट, आई यानी इंडिगो शो हो रहा होगा, ग्रीन शो हो रहा होगा, येलो हो रहा होगा, ऑरेंज हो रहा होगा, लेकिन येलो और ब्लू शो नहीं हो रहे। तो देखो यहीं से मुझे क्या पता पड़ा, वो रेड और ब्लू शो नहीं हो रहे, यानी यहां से मुझे क्या पता पड़ा कि ये जो मेरा लिक्विड है या सब्सटेंस है या मटेरियल, ये क्या करता है, ये रेड और ब्लू कलर की वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब इससे मुझे हेल्प मिलेगी, कहीं भी मुझे रेड या ब्लू कलर का रेडिएशन नहीं पहुंचाना है, बाकी पहुंचाने तो मैं ऐसे मटेरियल को यूज कर सकता हूँ। तो क्या कर रहा है, ये मटेरियल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहा है। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला? डिसकंटिन्यूअस बोलने का कारण क्या है, बीच में रेड और ब्लू की जगह क्या रहेगी, खाली रहेगी। और जहां पे रेड और ब्लू की जगह खाली रहेगी, जैसे VIB यहाँ ब्लू था, तो यहाँ पे ब्लू पे क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं आया, तो ये प्लेट कैसी है, ये डार्क रह गई, ये डार्क रह गया ना, कोई कलर शो नहीं हुआ, है ना। VIBGYOR, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ये पार्ट डार्क रह गया, यानी ये वाला पार्ट भी डार्क है। तो इसको देख के ही प्लेट को पता पड़ गया कि जो जो एरिया डार्क है उसके अलावा बाकी कलर शो हो रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहा है, रेड और ब्लू कलर की लाइट की वेवलेंथ को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। बोलो समझ आ रहा है? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोट करो, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डाल के इसको हेडिंग डालना, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम जो सबसे पहले हमने स्पेक्ट्रम बनाया था ना, वो एमिशन स्पेक्ट्रम ही था, ठीक है, ताकि फिर मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊं। फटाफट नोट करो जरा। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करते हैं किसके बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, है ना। किसके बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। देखो स्पेक्ट्रम इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि हमें पता पड़े कि जो बोर्स थे वो स्पेक्ट्रम के बारे में क्यों नहीं बता पाए, है ना। क्योंकि हर एक जो बोर क्या नहीं बता पाए, बोर ये बात नहीं बता पाए कि हर एक एटम का स्पेक्ट्रम जो होता है वो डिफरेंट क्यों होता है ना। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। क्या आप लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताओगे कि ये कैसा स्पेक्ट्रम है, एमिशन या एब्जॉर्प्शन? ये कैसा स्पेक्ट्रम है, एमिशन या एब्जॉर्प्शन? बोलो, एमिशन स्पेक्ट्रम है। एमिशन स्पेक्ट्रम में भी कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस के साथ साथ ये लाइन स्पेक्ट्रम है या बैंड स्पेक्ट्रम है? लाइन स्पेक्ट्रम है। पता चल रहा है? अब देखो यहां पे ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के। अब यहां पर ये शेल नंबर फर्स्ट n इक्वल्स टू 1, ये है शेल नंबर 2 n इक्वल्स टू 2, ये है शेल नंबर 3 n इक्वल्स टू 3, दिख रहा है? ये है शेल नंबर 4 n इक्वल्स टू 4, ये है शेल नंबर
5, n इक्वल्स टू 5। ये है शेल नंबर 6, n इक्वल्स टू 6। और इस तरह से बहुत सारी शेल्स होंगी, पता चल रहा है? तो ऐसी बहुत तरह की शेल्स है। तो यहां पे ये है शेल नंबर इनफाइनाइट, शेल नंबर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में बहुत सारी। अब नॉर्मली आपने तो क्या पढ़ा है कि भैया हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही शेल होती है, सिर्फ एक ही शेल है। तो वो हम एक शेल इसलिए बोलते हैं कि हम सिर्फ उन शेल्स को काउंट करते हैं एटम में जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। नहीं तो नॉर्मली हर एटम्स के पास क्या होता है, इनफाइनाइट शेल्स होती हैं। काउंट किनको किया जाता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन होता है। बोलो पता चला? पक्का? अब सुनो, जो शेल नंबर फर्स्ट है ना, इसका नाम होता है लाइमन सीरीज। क्या नाम होता है? लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। यानी कभी भी अगर आपसे बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 में आ रहा है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज में आ रहा है। या आपको बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज में आ रहा है, यानी n की वैल्यू क्या होगी? 1। n क्या है? नंबर ऑफ शेल, है ना? ठीक है। सेकंड जो है इसका नाम है बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, दिख रहा है? n3 का नाम क्या है? पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज। अब इनके सीरीज के नाम पता होने चाहिए, अगर ये नहीं पता फिर नहीं होगा। नेक्स्ट कौन सी है? ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। देन बोलो फुंड सीरीज, फुंड सीरीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमफ्रे, हमफ्रे सीरीज। तो इस तरह से इनके सीरीज के नाम, ठीक है। अब होगा क्या, देखो सबसे पहले एक बार एनर्जी की ओर बात कर ले। क्या आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है? E इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? Z इज एटॉमिक नंबर और n इज नंबर ऑफ शेल। तो अगर मैं इस शेल की बात करूं, हाइड्रोजन एटम में, तो Z की वैल्यू क्या होगी? 1। n की वैल्यू कितनी है? 1। तो इस शेल की एनर्जी कितनी है? इसकी एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन। इसकी निकालो, n की वैल्यू 2, z की वैल्यू तो 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 3 जा 12, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस। अगर n की वैल्यू 3 रखोगे थर्ड शेल के लिए तो 9, 13.6 से डिवाइड करो तो 9 1 जा 9, कितना बचा? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो एनर्जी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू कम हो रही है ना। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एनर्जी बढ़ती है, यानी लोअर शेल की एनर्जी कम होती है और हायर शेल की एनर्जी ज्यादा होती है। पता चला? अब देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले इसकी एनर्जी यही लिख देते हैं ना। इसकी एनर्जी जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना इसकी, ठीक है। अब देखो सुनो, अब होगा क्या, नॉर्मली आपका इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट शेल में, अब वो एक्साइट होकर किसी भी सेल में चला गया। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो क्या एनर्जी रिलीज कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या कोई रेडिएशन एमिट करेगा? क्या कोई रेडिएशन एमिट करेगा? नहीं। इलेक्ट्रॉन कब रेडिएशन एमिट करेगा? जब नीचे आएगा, वापस आएगा। अब वो किसी भी शेल से आ सकता है ना, क्योंकि क्या हमें क्या पता एक्साइट होकर कौन सी शेल में गया। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से आ रहा हो, सेकंड शेल से फर्स्ट में आ रहा हो, n2 से n1। इसी का नाम होता है अल्फा लाइन। क्या नाम होता है? अल्फा लाइन, या इसी को बोलते हैं रेड लाइन, रेड लाइन, ठीक है। अभी इसका एक नाम और बताऊंगा। तो या तो 2 से 1 में आ सकता है इलेक्ट्रॉन, या फिर 3 से 1 में आ सकता है, या फिर 4 से 1 में आ सकता है। इस बात को समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के किसी भी शेल में रह सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के किसी भी सेल में रह सकता है। तो जब वो वापस आएगा तो किसी भी सेल से आ सकता है ना, ठीक है। और या तो फिर n4 की जगह हो सकता है n5 से आए, हो सकता है n6 से आए, और हो सकता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आ रहा हो, इनफाइनाइट से आ रहा हो,
समझ पा रहे हो? अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएगा तो जब भी जो भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, यानी जो भी रेडिएशन रिलीज कर रहा है, कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा ना, वो जो रेडिएशन होंगे वो हमेशा अल्ट्रावायलेट रीजन के होंगे। कौन से रीजन के होंगे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा हमेशा। तो कौन सा रेडिएशन होता है लाइमन सीरीज में? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी यूवी रेडिएशन। बोले ये बात समझ आई? अच्छा, मुझे एक सवाल का और जवाब दो, इलेक्ट्रॉन में कौन से इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होगी, जो फर्स्ट सेल से आ रहा है या जो इनफाइनाइट से आ रहा है? बताओ। जो इनफाइनाइट से आ रहा है, ताकत ज्यादा है तभी तो इतनी दूर से आ रहा है, और इतनी ऊपर जाने के लिए एनर्जी भी तो ज्यादा एब्जॉर्ब करी होगी। क्या थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करके इतना ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? जो इनफाइनाइट से आ रहा है। एक सवाल का जवाब दो, क्या एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के? क्या आपने पढ़ा एनर्जी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा? क्या एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के? और अगर एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली है, यानी अगर एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ क्या है? कम है। इसीलिए इस वाली वेवलेंथ जो है, जो इनफाइनाइट से आ रही है, इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, फिर इस वाली का क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लिख लेना, ये वेवलेंथ लिखे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। पता चला? पहचान पाओगे? शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट पूछ लिया तो एग्जाम में शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट ही पूछेगा। पहली लाइन अल्फा लाइन, दूसरी लाइन बीटा लाइन, तीसरी लाइन गामा लाइन। पता पड़ा? देन डेल्टा, चाई फाई साई। ठीक है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो यहां पे क्या होगा, जब बाल्मर सीरीज की बात आई, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ रहा है तो कहां से आएगा? या तो फर्स्ट से आएगा, यानी थर्ड से आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड से आएगा, या फिर फोर्थ से आएगा, या फिर फिफ्थ से आएगा, या फिर सिक्स से आएगा, या फिर इनफाइनाइट से आएगा, यानी बहुत दूर से आएगा। देखो इनफाइनाइट से, पता चल रहा है? अब इस बात को समझो, जब भी इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आता है तो वो जो रेडिएशन एमिट करता है, वो रेडिएशन होते हैं हमेशा विजिबल रीजन के। यानी अब आपको कलर दिखेगा विबग्योर में से कोई ना कोई, यानी कलर कहां पे दिखेगा? बाल्मर सीरीज में। तो एक क्वेश्चन आता है कि रेडिएशन का कलर आप कौन सी सीरीज में देख सकते हो? बाल्मर सीरीज में देख सकते हो। क्यों? अल्ट्रावायलेट का कलर होता है क्या कोई? आप देख सकते हो क्या? पराबैंगनी किरणें देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते ना। तो ये कैसा रीजन है? ये हमारा विजिबल रीजन, विजिबल रीजन है हमारा। ठीक है, रेडिएशन में है, विजिबल रीजन, एक ही बात है। बोलो क्लियर है? पक्का? ये वाली लाइन कौन सी है इसके लिए? ये वाली अल्फा है, ये वाली बीटा है, ये गामा है, ये लॉन्गेस्ट है और ये शॉर्टेस्ट है। अगर एग्जामिनर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से आ रहा है बाल्मर सीरीज में, तो N1 तो क्या होगा? सेकंड। यानी बाल्मर सीरीज बोलती है तो शेल कौन सी होगी? कौन सी शेल में आ रहा है? सेकंड में आ रहा है। किससे आ रहा है? फिफ्थ से आ रहा है। एक फॉर्मूला बताऊंगा, वहां से करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, अब नेक्स्ट पास्चन सीरीज की बात करें तो देखो पास्चन सीरीज में या तो आ सकता है फोर्थ से, या आ सकता है फिफ्थ से, या आ सकता है सिक्स्थ से, या आ सकता है इनफाइनाइट से। तो यहां पे भी क्या होगा अब की बार? ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा डेल्टा, ये शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टेस्ट और ये लॉन्गेस्ट। तो शॉर्टेस्ट को हम जरा इनफाइनाइट से आ रहे हैं इसलिए हमने डॉटेड बना लिया। ठीक है, यहां पे जो रीजन होता है वो होता है इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन कौन सा रीजन है? इंफ्रारेड रीजन। पढ़ा है ना? सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक रेज, देन गामा रेज, पढ़ा है कि नहीं? एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, पढ़ा है? हाँ, तो इंफ्रारेड। अब नेक्स्ट अगर ब्रैकेट सीरीज की बात करें तो ब्रैकेट सीरीज में N5 से N4 में आएगा, या फिर N6 से आएगा, या फिर इनफाइनाइट से आएगा। दिख रहा है?
ये भी रीजन कैसा है, इंफ्रारेड रीजन है। IR का मतलब इंफ्रारेड होता है, ठीक है। सेम यहां आ जाओ, फुंड में कहां से आएगा, हम्फ्रे से आएगा या फिर इनफाइनाइट से आएगा। ये रीजन क्या है, इंफ्रारेड या फिर आप बोलते हो इसको फार इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड या फिर फार इंफ्रारेड रीजन। देन उसके बाद सिक्स्थ में तो फिर आ ही रहा है, अब तो पता चली गया, पहचान लोगे। तो सीरीज याद होनी चाहिए सबसे पहले, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फुंड और हम्फ्रे। लाल बाग पे बैठा पंछी है, ठीक है, अच्छा। तो लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फुंड और हम्फ्रे, अगर ये याद नहीं है तो फिर इसका क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अब मैं सोच रहा हूं कि यहीं पे लिखवा देता हूं आपको, क्योंकि तो मिटा करके अलग से लिखना पड़ेगा, तो यहीं पे लिखवा दूं, आप उसको अलग से लिख लेना। मेरे पास यहाँ जगह मुझे दिख रही है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो आपका फॉर्मूला लिखवाऊं यहीं पे अलग, ये लिखवा दूं, चलो अलग से लिखवाऊंगा, इसको नोट करो पहले, फिर क्वेश्चन कराऊंगा ना उसको लिखवा के, करो जरा नोट। अरे सुनो एक चीज, ये जो मैंने गैप कम बनाए हैं, एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, सुन लो। ये जो मैंने गैप कम बनाए, सर एक मिनट रुक जाना, ये जो गैप मैंने कम बनाए हैं, कि यहाँ पे ज्यादा है फिर कम है फिर कम है फिर कम है, वो डिजाइन के लिए नहीं बनाए हैं, या इसलिए नहीं बनाए कि बोर्ड पे जगह कम है। जैसे इक्वल नहीं बनाने हैं, इक्वल नहीं बनाने भाई, सुनो, ये मैंने ज्यादा बनाया है, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी 3.4, तो 10.2 का गैप है इसके बीच में, 10.2 एनर्जी का, जबकि यहां कितना गैप है 1.5 कुछ कही है बस, और जाओगे तो और कम गैप हो जाएगा। तो ये एनर्जी गैप्स है जो कम होते जा रहे हैं आगे बढ़ते बढ़ते, समझ आया। तो इनको इक्वल नहीं बनाना है, इक्वल तो मैं ही बना देता चलो अब ध्यान रखना लेकिन इस बात को, ये एनर्जी गैप्स है, ठीक है, ध्यान रखना है इनको, है ना। चलो बना लो, चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे रिडबक्स फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन लोग, है ना। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिडबक्स फॉर्मूला, ठीक है। और फिर वहीं से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो चलो करते हैं। देखो स्टार्ट, हम बात कर रहे हैं किस बारे में, रिडबक्स फॉर्मूला, है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिडबक्स फॉर्मूला, ठीक है। जब रिडबक्स फॉर्मूला की बात करेंगे तो जो स्पेक्ट्रम के लिए फॉर्मूला दिया गया था वो दिया गया था न्यू बार इज वेव नंबर, मैं आपको बता देता हूं, अलग से लिखवा दूंगा, न्यू बार इज वेव नंबर, और वेव नंबर का फॉर्मूला होता है बेटा 1/λ। वेव नंबर का फॉर्मूला कितना क्या होता है 1/λ, और इसका फॉर्मूला होगा RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, वेयर और सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर इनवर्स। देखो कैसे, ये वेव है, वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, लेकिन रेसिप्रोकेट है ना अपॉन में, तो यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर वेव नंबर है, न्यू बार इज वेव नंबर, लैम्डा इज वेव लेंथ, दिख रहा है, Z is atomic number. What is RH? Rydberg's कांस्टेंट, और रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 और 5, 1.09 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, दैट्स इट, इतना लिख सकते हो, ठीक है। तो यहीं से आपकी कैलकुलेशन हो जाएंगी। बोलो क्लियर है। और क्या बच गया, N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ शेल्स या फिर ऑर्बिट्स। याद क्या रखना है,
N2 is always greater than N1. Always. बोलो पता चला? आसान है। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ for Balmer series in terms of RH के टर्म में निकालनी है, यानी RH की वैल्यू प्लेस नहीं करनी। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, याद देता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट द longest wave length for Paschen series in terms of RH for lithium 2 पॉजिटिव, और यहां है फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, करो जरा खुद से एक बार आप लोग। चलो देखो निकाले इनको। तो क्या बोला, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ छोटी है, इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा होगा, इनफाइनाइट से। तो ऑब्वियसली बात है 1/λ इक्वल्स टू RH। ऐसे ही हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1, और यहाँ पे 1/N1। देखो कहां पे आ रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ना, तो N1 और N2 है। सबसे पहले तो यहाँ पे ना इनका N1 और N2 लिखो बेटा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना, N1 और N2। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो कहां से आ रही होगी, इनफाइनाइट से। तो N2 तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्यों N2 होगा, क्योंकि N2 हमेशा बड़ा होता है ना। और कौन सी सीरीज में आ रही है, बाल्मर में N1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अगर आप N1 N2 पहचान लेते हो तो आधी प्रॉब्लम नहीं शॉर्ट आउट हो गई, आधे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कि सबसे इंपॉर्टेंट ही क्या है, N1 N2 पहचानना, है ना। अब देखो N1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1 इनफाइनाइट का स्क्वायर दिख रहा है, तो 1/λ इक्वल्स टू RH। 2 का स्क्वायर इज 4, और ये तो 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर तो 0 हो गया, तो -0। तो 1/λ इक्वल्स टू RH/4। लेकिन क्या हमें 1/λ बताना है, हमें तो लैम्डा बताना है ना। तो लैम्डा इक्वल्स टू 4/RH। लो आ गया हमारा आंसर। बोलो था आसान, कर पाएंगे, बोलो किस किस का सही है, वेरी गुड, सबका सही है, बहुत अच्छे। सेकंड आ जाओ, आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला पास्चन सीरीज के लिए, तो फिर से N1 N2 लिख लो। पास्चन सीरीज तो N1 की वैल्यू 3, लाइमन बाल्मर पास्चन, है ना, और N2 की वैल्यू लॉन्गेस्ट है ना, तो एक सेल ऊपर ही आएगी, यानी 4, तो N2 की वैल्यू 4 रखो फॉर्मूले में। 1/λ इक्वल्स टू RH, और Z स्क्वायर, Z इज एटॉमिक नंबर। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करो। RH इंटू 9 और 1/9 माइनस 1/16। अब सॉल्व कर लो जरा। 1/λ इक्वल्स टू 9 RH, 9 को भी वैसे ही रहने दो, 16 इंटू 9, देखो ऊपर तो क्या हो गया, 16 माइनस 9, और 16 इंटू 9, 9 6 54 का 4 कैरी 5, 9 1 9, 9 5, तो 144 आया। ठीक है, तो 1/λ इक्वल्स टू 9 RH, 16 माइनस 9 इज कितना, 7/1 44। जरा देखो क्या ये कट रहे हैं, 9 1 9, 9 1 9,
कितने बचे 5, 54, 16 टाइम कट गए। तो इसका मतलब लैम्डा क्या हुआ, लैम्डा इक्वल्स टू 16/7 RH। बोलो किस किस का सही है, 1 2 3, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आसान है, कर पाओगे। एक क्वेश्चन और दूं, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, है ना। मेरा क्वेश्चन है, देखो, कैलकुलेट द, मेरा क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट wavelength of helium positive of Balmer series and longest wavelength of lithium 2 positive of Paschen series, है ना। ये क्वेश्चन है, करो जरा एक बार इसको। चलो देखो, मेरी बारी, कितनी मेहनत करोगे तुम लोग, है ना। चलो देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है बाल्मर सीरीज के लिए। तो सबसे पहले तो यहां पे पकड़ लो बाल्मर सीरीज, यहां पकड़ रहे हैं बाल्मर सीरीज। जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो बाल्मर सीरीज है तो n1 तो 2 होगा, और शॉर्टेस्ट है तो n2 क्या होगा, इनफाइनाइट। फॉर्मूला लगा लो, 1/λ इक्वल्स टू RH। अच्छा हीलियम दिया है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो 2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/ इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो 1/λ कितना आया, इसको हम लोग बाल्मर के लिए तो B लिख देते हैं, इक्वल्स टू RH, क्योंकि 2 से 2 तो कट गया। तो लैम्डा ऑफ बाल्मर कितना आया, 1/RH, ये आ गया आपका। लैम्डा भी क्या है, 1/RH आया ना, सही है। अब आ जाओ सेकंड, देखो पास्चन सीरीज, किसके लिए बात कर रहे हैं, पास्चन सीरीज के लिए। जब पास्चन सीरीज के लिए बात करेंगे तो यहां पे भी n1 और n2 लिख लो। पास्चन सीरीज n1 की वैल्यू कितनी, 3, n2 की वैल्यू कौन सी है, लॉन्गेस्ट है ना, तो 4। तो देखो अभी अभी, और कौन सा एलिमेंट है, लिथियम। तो 1/λ पास्चन इक्वल्स टू RH, और लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3, तो 3 का स्क्वायर 1/n1 इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस n2 4 का स्क्वायर 16। तो क्या यही वाला है, यही वाला है, सेम यही है ना, सेम है। तो बताओ पास्चन सीरीज के लिए कितना आएगा, 16/7 RH। अब दोनों की वैल्यू आ गई, देखो एक तो वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई, दोनों की रेशियोज निकाल दो। अगर दोनों की रेशियो निकालेंगे तो देखो लैम्डा बाल्मर अपॉन लैम्डा पास्चन, लैम्डा बाल्मर अपॉन लैम्डा पास्चन, तो बाल्मर के लिए कितना है 1/RH इंटू पास्चन के लिए 16/7 RH। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/RH इंटू 7 RH/16, रेसिप्रोकेट हुआ और आंसर इज 7/16 इज द आंसर। बोलो किस किस का आया था, सबका आ गया, आसान है, नोट करो जरा। चलो तो इसमें एक छोटी सी चीज और पढ़ रहे हैं हम लोग स्पेक्ट्रम में ही, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की बात कर रहे हैं ना, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। देखो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना, फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होंगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो मैं कुछ शेल्स बना रहा हूं, मैंने बोला ये n इक्वल्स टू 1, ये n इक्वल्स टू 2, ये n इक्वल्स टू 3 और ये n इक्वल्स टू 4।
अब मैंने बोला कि बताओ N4 से इलेक्ट्रॉन N1 में आ रहा है, N4 से इलेक्ट्रॉन N1 में आ रहा है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी? देखो सीधे आ सकता है, एक आ सकता है, अच्छा देखो यहां से आ सकता है, पहले यहां पे आ गया 2, और यहां से यहां आ गया, कितनी बनी? 3 बनी। क्या यहां से यहां आके और यहां से यहां आ सकता है? कितनी बनी? 5। और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? हाँ, N4 से N3, N3 से N2, N2 से N1। लेकिन ये तो सेम हो गई, ये भी सेम हो गई। काउंट करना कितनी हुई टोटल अब? 1, 2, इसके से सेम तो कोई नहीं है, 3, ये दोनों सेम है ना, यार नंबरिंग कर लेते हैं ना, 1, 2, ये दोनों 3 है ना, और ये 4, और ये वाली 5, और ये वाली 6। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनी? 6 स्पेक्ट्रल लाइन बनी। पता चला? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बता दोगे, या फिर एक काम कर लो, फॉर्मूला याद रख लो, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इक्वल्स टू N2 माइनस N1, और फिर N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2। लो अब लगाओ जरा फॉर्मूला। N2 की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस N1 इज 1। N2 से N1 में आ रहा है ना, हाँ, और यहां पे N2 फिर से 4, फिर माइनस और फिर प्लस 1 अपॉन 2। 4 माइनस 1 इज 3 इंटू, ये माइनस माइनस तो कट गए, माइनस प्लस 4 अपॉन 2, तो 4 3 जा 12 अपॉन 2, कितना आया? 6। अभी तो 6 ही आया। तो यहां पे जब ऐसे करोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, बहुत ज्यादा। तो इसलिए आप तो क्या करो, ऐसे सॉल्व करो, पता पड़ा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक दे दिया कि बताओ बाल्मर सीरीज में कितनी लाइन आ रही है, जैसे बोल दिया बताओ बाल्मर सीरीज में कितनी लाइन आ रही है, तो बाल्मर सीरीज में बोलो कितनी आ रही है? 1 और 2, दिख रहा है? तो बाल्मर सीरीज में कितनी आ रही है? 2। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? फॉर स्पेसिफिक, ऐसे लिखते हैं, लाइन फॉर स्पेसिफिक सीरीज, लाइन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, ये तो टोटल था, यहां पे बोल रहे हैं लाइन फॉर स्पेसिफिक सीरीज। स्पेसिफिक सीरीज में कितनी लाइन आएंगे? जैसे आपको बोलती है पाल्मर, तो पाल्मर में आपने कितना देखा? 2, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए लाइन फॉर स्पेसिफिक सीरीज इक्वल्स टू N2 माइनस N1, दैट्स इट। कैसे? N2 कितना था? 4, N1 2 है अब की बार, तो 4 माइनस 2 इज 2। मैंने बोला आप मुझे बताओ लाइमन सीरीज में कितनी आ रही है, तो 4 माइनस 1 इज 3, गिनो 3, 1 दिख रही है, और ये दोनों तो सेम है, 2 और एक ये 3, कितनी आ रही है? 3 आ रही है ना, पता पड़ा। यानी अगर सीरीज का नाम लिख के दे दिया जाए कि इस सीरीज में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है, तो क्या करोगे? सीधे N2 माइनस N1। लेकिन बोला कि अच्छा बताओ ट्रांजैक्शन में N4 से N1 में आ रही है, टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइन है, तो क्या लगाओगे? N2 माइनस N1, फिर N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2। बोलो है आसान? कर पाओगे? तो जरा नोट करो इसको। चलो तो बच्चों देखो, अब बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहले समझो कि इस प्रिंसिपल ने क्या बोला, ठीक है। सबसे पहली बात, ये प्रिंसिपल जो वैलिड था वो था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये प्रिंसिपल किसके लिए वैलिड है?
इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के लिए यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड है। बोलो क्लियर है। दूसरी चीज सुनो, हाइजेनबर्ग ने क्या बोला? हाइजेनबर्ग ने बोला कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यानी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो या तो आप एक फिक्स टाइम पर उसकी पोजीशन बता पाओगे या उसका मोमेंटम बता पाओगे। दोनों में से एक चीज ही आप एक्यूरेट बता पाओगे। यानी अगर आप पोजीशन बता रहे हो तो आप उसका मोमेंटम नहीं बता पाओगे। कैसे? देखो, ये न्यूक्लियस था, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर आपने पोजीशन मतलब बताया कि सर ये तो यहां पर है, और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो जब आपने इसकी पोजीशन बताई ना, उस टाइम आप इसकी वेलोसिटी नहीं बता पाओगे। बताओगे ना तो वेलोसिटी में एरर आएगा एक ही टाइम पर, दोनों चीज नहीं निकलेंगी। अगर आपने इसकी वेलोसिटी बताई तो इसकी पोजीशन में अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा। दैट मीन्स हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि जब भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव करता है तो आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ यानी साइमल्टेनियसली एक्यूरेट नहीं निकाल सकते हो। समझ आया? अगर आपने एक्यूरेट निकालने की कोशिश की तो हमेशा एरर आएगा, और उनके एरर जो होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर जो होगा, डेल्टा एक्स इज पोजिशन, एरर इन पोजिशन, एंड डेल्टा पी इज मोमेंटम। तो उनका जो एरर आएगा ना, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगी h अपॉन 4 पाई के। यानी डेल्टा एक्स या डेल्टा पी क्या है? ये एरर है। एरर का मतलब अनसर्टेनिटी। देखो नाम ही बता रहा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब कि जो चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी वो नहीं हो पाई, है ना। यानी अनसर्टेनिटी का क्या मतलब होगा? एक तरह से एरर होता है अनसर्टेनिटी का मतलब। समझ पा रहे हो कि यार ये चीज करने की अनसर्टेनिटी थी। क्लियर है? समझ आया? चलो शाबाश। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब एक बात बताओ, जब इन्होंने बोला कि भैया आप एक्यूरेट पोजीशन नहीं निकाल सकते, एक्यूरेट मोमेंटम नहीं निकाल सकते, तो ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला था रेडियस का एन स्क्वायर अपॉन जेड वाला, और वेलोसिटी का फॉर्मूला था जेड अपॉन एन वाला, बोर वाला। जो रेडियस पता है तो पोजीशन पता चल जाएगी ना रेडियस के अकॉर्डिंग, और वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला था। तो बोर ने तो क्या किया था, एक ही इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और रेडियस दोनों के फॉर्मूले दे दिए, जबकि इन्होंने तो क्या बोला, वेलोसिटी और रेडियस दोनों एक साथ आप निकाल ही नहीं सकते। तो यही बोर का एक और ड्रॉबैक है कि बोर जो थे उन्होंने पोजीशन और मोमेंटम एक साथ निकाल दिए, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। जो किसने बताया? हाइजेनबर्ग ने बताया। बोलो समझ आया? अब देखो, अगर मैं डेल्टा एक्स बोलूं तो पोजीशन है, यानी डेल्टा एक्स इंटू मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा नहीं, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके? h अपॉन 4 पाई के। बोलो समझ आ रहा है? आसान है। किसी को कोई भी डाउट है मुझे बताओ कि सर हमें तो ये डाउट है, तो फिर मैं उस डाउट को क्लियर करूं। क्लियर है? जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह ना आप इक्वल टू का साइन लगाओगे बस, ताकि आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। अब अगर आप समझदार बनना चाहते हो, अपनी कैलकुलेशंस को बचाना चाहते हो, तो h इज अ कांस्टेंट, 4 इज आल्सो अ कांस्टेंट, पाई इज आल्सो अ कांस्टेंट। इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके एक फिक्स वैल्यू निकाल लो और वो याद रख सकते हो, तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। बोलो समझ पाए? आसान है, कर सकते हैं हम लोग। कोई डाउट? एक बार इसको देखो, यही चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने बताया ना, सारी चीजें वही है कि अगर मैं मूव कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, तो या तो आप मेरी पोजीशन ही एग्जैक्ट बता पाओगे, मैं इस जगह पे हूं, आप मेरी पोजीशन बता रहे हो, या आप मेरी वेलोसिटी बता रहे हो, तो मैं आगे चला गया। समझ पा रहे हो? हाँ, तो एक बार इसको नोट करो। इसको नोट करने के बाद एक दो क्वेश्चंस करते हैं, देन फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। करो जरा नोट। चलो तो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो, कैलकुलेशंस जो है वो तो हम कर ही लेंगे, इतनी तो कैलकुलेशंस हमें आती है। हमें आना क्या चाहिए? मेन हमें मेन आना चाहिए कि हम फॉर्मूले में वैल्यू कैसे प्लेस कर रहे हैं ना। जैसे मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ प्रोटॉन इज मूविंग विथ, मेरा क्वेश्चन है अ प्रोटॉन इज
moving with a speed of with speed 2 into 10 की पावर 5 2 into 10 की पावर 5 प्लस माइनस 0.01 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मुझे क्या बोला है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, यानी आपको क्या निकालना है, आपको डेल्टा एक्स। व्हाट इज डेल्टा एक्स, आप चाहो तो लिख लेना, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अगर आपने वहां लिखाना हो तो लिख लेना। डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। व्हाट इज डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब लगाओ जरा अपना दिमाग। देखो इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझो। आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है ना, डेल्टा एक्स निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड दी हुई है, तो डेल्टा वी। तो पहले तो पहचानो फॉर्मूला कौन सा रहेगा, नीचे वाला। यानी आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, आप फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। आपको बेटा डेल्टा एक्स तो निकालना है ना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको निकालना है ना, आपको डेल्टा एक्स निकालना है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10 की, और मास हमेशा केजी में रखते हैं 27 केजी, इंटू वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मतलब एरर इन वेलोसिटी, तो एरर इन वेलोसिटी कितना होगा 0.01। एरर पढ़ा है ना, एरर चैप्टर जो हमने पढ़ा था फिजिक्स में, सर ने पढ़ाया था, तो बताया था ना प्लस माइनस में लिखा है वो एरर है। तो एरर कितना है 0.01 इक्वल्स टू एच अपॉन एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की और माइनस 34 अपॉन 4 पाई, यानी 4 इंटू 3.14। तो डेल्टा एक्स जब इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा एक्स की आपकी वैल्यू आ जाएगी 31.55 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। अब कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या था कि आप ये पहचानो कि एरर कैसे ढूंढते हैं। कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट क्या है, एरर्स ढूंढना इंपॉर्टेंट। समझ पा रहे हो। एक क्वेश्चन और देता हूं, वहां से एरर बताना है ना। मेरा क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ मेरा क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ स्पीड 5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। यहां से एक क्वेश्चन आता है बच्चों, याद रखना, विच इज एक्यूरेट अप टू 2%, विच इज एक्यूरेट अप टू 2%, जो कब तक कितना एक्यूरेट है 2%। कैलकुलेट द एरर इन पोजीशन, कैलकुलेट द एरर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में एरर बताना है, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, समझो। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको डेल्टा एक्स निकालना है, आपको पता है, और वेलोसिटी दी है तो एम डेल्टा वी इक्वल टू होगा एच अपॉन 4 पाई। अब इंपॉर्टेंट है कि आप डेल्टा वी निकाल पाओगे कि नहीं। तो वेलोसिटी कितनी दी रखी है 5 इंटू 10 की पावर 4, और एरर कितने का दिया हुआ है 2% एक्यूरेट है, यानी 2/100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और कितना आया 500 इंटू 2, यानी कितना आया 1000। 500 इंटू 2000 कितना होगा मीटर पर सेकेंड, यानी आपको डेल्टा वी पता चल गया। अब अगर आपको डेल्टा वी पता चल गया है तो आप सीधे वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एक्स इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
9.1 इंटू 10 के माइनस 31 kg और डेल्टा वी इज 10 की पावर 3 इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। कर दोगे? अब क्या आप लोग इसको आगे सॉल्व कर लोगे? तो आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है, आसान है, कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्या था, इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन मिलने के चांसेस है। और तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आपको डायरेक्ट एरर दे ही दिया जाएगा, यानी डायरेक्ट आप वैल्यू प्लेस कर दोगे। कर पाओगे? चलो, तो आज इतना ही करें, कल स्टार्ट करेंगे डीप ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। कर लो जरा नोट।